So hi guys, welcome back to the YouTube channel Unknown ITians. Hope so all you are doing great. In this lecture we will do some PYQs regarding quiz 1 and qualifiers. So let's begin. So the first question is, you have been given a stem and leaf plot diagram and you have to find out the median of the data set represented by the stem and leaf plot diagram. So first of all we will write the numbers. So this will be 12, 14, 15, 20, 23, 24, 25, 31, 35, 35, 37, 40, 44, 46. So हमें ये सब numbers मिले through this diagram. Alright. So now we will find out the number of observations. So number of observations equals to 14, right? So अब मीडियन में हमारे पास दो केस होते हैं, एक होता है इवन वाला और एक होता है ऑड वाला. सो हेयर n इज इवन, राइट? तो इसकी जो हमारी मीडियन हम देखते हैं वो क्या देखते हैं, n/2th ऑब्जर्वेशन एंड n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, राइट? ठीक है. तो अब हम अगर n की वैल्यू इधर पुट करते हैं तो 14/2 एंड 14/2 प्लस 1, राइट? ऐसे ही होगा. सो इफ वी कैंसिल आउट, दिस इज 7, दिस इज 7 अगेन. सो 7th ऑब्जर्वेशन निकलेगी हमारी और एक निकलेगी हमारी 8th ऑब्जर्वेशन, राइट? अब हम जो फाइनल मीडियन निकालना है हमें, तो इसके हिसाब से, इस डेटा सेट के हिसाब से हमारे पास जो 7th थी वो थी 25 और 8th ऑब्जर्वेशन थी वो थी हमारी 31. सो 25 प्लस 31 अपॉन 2, दिस विल बी 56 अपॉन 2 एंड दिस विल बी 28. तो जो हमारा मीडियन निकला है वो कितना निकला है हमारा 28. ऑल राइट. सो लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. So second question says that you have been given a frequency distribution table for different types of cuisine preferred by 150 people. So total number of people या फिर total observation हमारे पास कितने हैं, 150, right? And now the question is, we have to find out the value of y, frequency of Thai cuisine. So हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्विजीन गिवन है एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये y. एंड हेयर आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो हम इसमें लगाते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, राइट? सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी जिसकी हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस. सो अगर हम इस हिसाब से, इस फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो हमें 0.1 फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें y दे रखी है और टोटल नंबर हमारे पास 150 है ही. तो अब y की वैल्यू इजीली निकल सकती है, 0.1 इंटू 150. So this would be 1/10 into 150. This will be 15. तो जो हमारी y की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी 15. And here the answer is also 15. So कुछ इस तरह आपको फिर ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने, राइट? So next question is, in an exam, students score have an interquartile range IQR of 20. So हमारे पास IQR कितनी है, 20 है, ठीक है. फर्स्ट टीचर डिसाइड्स फर्स्ट टू ऐड 5 marks to each student score and then multiply each adjusted score by 2. What will be the interquartile range now? तो इसने, टीचर ने क्या बोला कि इंटरक्वार्टाइल रेंज हमारी 20 आ रही है, तो टीचर ने सोचा
कि वो हर स्टूडेंट के मार्क्स पे 5 ऐड करेगी और जो ऐड करने के बाद जो इंटरक्वार्टाइल रेंज आएगी या फिर जो स्कोर्स आएगा उनका, उनको मल्टीप्लाई बाय 2 करेगी। तो एडजस्टेड स्कोर इंटू 2। ठीक है, तो हमारे पास दो केस है, केस 1 एंड केस 2, और दोनों केस अप्लाई करने के बाद हमें IQ, हम कह सकते हैं न्यू IQR इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि add a constant in IQR, no change, and multiply a constant in IQR is equals to IQR into constant, right? ठीक है, मैंने आपको ये बताया था। सो इसका मतलब क्या है कि सपोज 20 है, 20 में मेरे को कह रहा है कि 10 मार्क्स और ऐड कर दो या फिर 10 पॉइंट्स और ऐड कर दो, तो जो इंटरक्वार्टाइल रेंज है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा तब भी। ठीक है, वो इंटरक्वार्टाइल रेंज में कोई चेंज ही नहीं आएगा, दैट मीन्स नो चेंज। तो अगर हम टीचर ने हर स्टूडेंट के मार्क्स पे +5 करा तो जो IQR है वो रिमेन्स सेम ही होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कांस्टेंट इन IQR, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम IQR में उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, सो दैट इज 20 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 40। सो जो हमारा न्यू IQR है वो कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, सो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पर एडिंग अ कांस्टेंट या मल्टीप्लाइंग अ कांस्टेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या नहीं आते, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल रिप्रेजेंट द कोरिलेशन वैल्यूज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आप इधर देख सकते हो कि जो B और C है वो हमारे डिक्रीज कर रहे हैं, राइट, और जो A और D है वो हमारे इंक्रीज कर रहे हैं। अब डिक्रीज में भी हमें देखना होगा कि कौन अच्छे से डिक्रीज कर रहा है, कौन ज्यादा स्कैटर डिक्रीज कर रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले आएगा B, फिर आएगा C, फिर आएगा D और फिर आएगा A, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ज्यादा स्कैटर नहीं हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द मीन of observation x1 x2 up to x8 is 6 and the mean of observation x8 x9 up to x15 is 13, x8 is equals to 3, then find the mean of observation from x1 x2 up to x15। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है x1 x2 up to x8 is equals to 6 है मीन। ठीक है, और x8 x9 अप टू x15 13 मीन है, और x8 की वैल्यू हमें 3 दे रखी है। ठीक है, अब हमें बताना है कि x1 x2 अप टू x15 हमारा जो मीन होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। अगर हम इसके हिसाब से देखें, सो दिस वुड बी x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6 plus x7 plus x8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई, 8 इक्वल्स टू 6। और मीन क्या होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यही चीज हमने यहाँ पर करी है। तो ये कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5
प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 इज इक्वल्स टू 48। अब जो x8 की वैल्यू है वो हमें दे रखी है 3, तो अगर माइनस में अपोजिट साइड जाके माइनस हो जाएगा तो ये क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, सिमिलरली इसको कह दो कि ये हमारी इक्वेशन 1 है सपोज। ठीक है, सिमिलरली हम देखेंगे इसका। सो इसमें इसका मतलब क्या हो गया, x8 प्लस x9 प्लस x10 प्लस x11 प्लस x12 प्लस x13 प्लस x14 प्लस x15 अपॉन, इसमें भी 8 ऑब्जर्वेशन हो गए, इज इक्वल्स टू 13। तो अब x8 प्लस x9 प्लस x10 प्लस x11 प्लस x12 प्लस x13 प्लस x14 प्लस x15, सो ये कितना आ गया हमारा 104। अब हमारे पास जो x8 है इसकी वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये माइनस में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, x9 प्लस x10 प्लस x11 प्लस x12 प्लस x13 प्लस x14 प्लस x15 इक्वल्स टू 101, राइट। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 प्लस x10 प्लस x11 प्लस x12 प्लस x13 प्लस x14 एंड प्लस x15, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी हो गई, 15। ठीक है, अब देखो जो x1 और x7 तक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 ये हमारा हो जाएगा 45, राइट। अब सिमिलरली x9 से x15 हमारा ये हो जाएगा इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग 101, और जो x8 है, जो x8 है वो हमारा 3 है ही, तो ये क्या हो जाएगा 45 प्लस 3 प्लस 101 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 149 अपॉन 15, दैट इज 9.93। ठीक है, अगर आपका आंसर 9.90 टू 9.96 इस इंटरवल में आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज ये नेगेटिव, मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, इफ अगर जो आपका आंसर है वो इस इंटरवल में नहीं रहा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पॉपुलेशन कोवेरियंस बिटवीन x एंड y फॉर द डेटा सेट गिवन इन टेबल क्वेश्चन 2। सो हम इधर टेबल बना लेते हैं पहले। ऑलराइट, ठीक है, अब हमें निकालना है पॉपुलेशन कोवेरियंस। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, पॉपुलेशन कोवेरियंस इज इक्वल्स टू सिग्मा n I इक्वल्स टू 1 xi माइनस x मीन yi माइनस y मीन अपॉन कैपिटल N, जस्ट बिकॉज पॉपुलेशन है। ठीक है, अगर ये सैंपल होता तो ये स्मॉल n -1 हो जाता। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम निकालेंगे x मीन, तो x मीन क्या आएगा, -3 प्लस -4 प्लस -5 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन 6, तो ये सब कट गया, ये आ जाएगा 0।
y मीन हमारे पास कितना है, y मीन हमारे पास है 10 + 5 + 3 + 3 + 5 + 10 अपॉन 6, ये आ गया 36/6, that is 6. So x mean is equals to 0 and y mean is equals to 6, right? अब हम निकालेंगे xi minus x mean और yi minus y mean, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -3 - 0 -3 -4 - 0 -4 -5 - 0 -5 5 - 0 5 4 - 0 4 3 - 0 3। अब ये हो जाएगा 10 - 6 4 -1 -3 -3 -1 और 4। अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो सिग्मा i इक्वल्स टू 1 xi माइनस एक्स मीन, ठीक है। या फिर सीधा ऐसे लिखो कि सिग्मा इज इक्वल्स टू 0, सब कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एंड सिग्मा एक्स आई एंड सिग्मा वाई आई इज इक्वल्स टू, ये भी कैंसिल हो गया सब, तो ये भी 0। इफ ये 0 ये भी 0 तो हमारा जो पॉपुलेशन कोएफिशिएंट है वो भी 0 होगा। All right, so this was the question. Now select the correct options. So first is 25th quartile, sorry, percentile is known as the first quartile. This is correct, right? Correct. Median is the 60th percentile of the data. No. Interquartile range is the difference as the difference between the third quartile and the second quartile. Wrong. As IQR is equals to Q3 minus Q1. Alright, we need to arrange the data in ascending order to calculate the percentile. Again, yes, so this is correct. So the correct answers are A and D only. Okay. Now we have a question, we have a pie chart question that if a total of 500 fruits are sold on a given day, then find the number of mangoes. अब इधर देखो पाई चार्ट में देखोगे तो जो हमारा मैंगोज है वो हमारा 25% है बस, राइट। सो 500 हमारे टोटल फ्रूट्स दिन में बिकते हैं एंड जिसमें से 25% हमारे मैंगोज है। सो हमें नंबर ऑफ मैंगोज बताना है। अगर मैं 25% ऑफ 500 कर दूं तो हमारे पास नंबर ऑफ मैंगोज आ जाएगा, है ना। सो दैट इज 25 upon 100 into 500. This will be equal to 125. So बस इतने इजी क्वेश्चन है, ये सब भी आपको सॉल्व करने हैं। Now you have given a chart table and you have to tell that what are the correct options. So it is a time series data, yes, because ये हमारे एक पर्टिकुलर टाइम पे रिसर्च कर रही है, राइट। क्रॉस सेक्शनल नहीं होगा क्योंकि अगर ये टाइम सीरीज है तो ये क्रॉस सेक्शनल नहीं होगा। सी ऑप्शन इज इट इज अ स्ट्रक्चर्ड डेटा, यस, क्योंकि सब प्रीडिफाइंड है, सब स्ट्रक्चर्ड में लगा हुआ है, इजीली कॉलम और रो को ढूंढ सकते हैं। इट इज एन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, नो। नाउ
Suppose the number of cars sold by a car dealer in 5 months are 12, 8, 9, 20, 40. Which of the following are outliers? So इसमें क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8, 9, सॉरी वेट फॉर अ सेकेंड, 12, 20 और 40, ठीक है। सो अब इसमें आउटलायर्स हमारे क्या होते हैं कि जो हमारे इंटरवल में लाई ना करे, ओके ना वो मतलब स्टार्टिंग से पहले जहां से इंटरवल स्टार्ट होगा वहां लाई करेंगे, और ना ही हमारे जो एंड इंटरवल होगा उधर से लाई करेंगे, ठीक है। सो नाउ इसमें क्या करना होता है कि आपको पहले एक फॉर्मूला लगाना होता है आउटलायर्स के लिए, जो कि होता है Q1 माइनस 1.5 Q3 माइनस Q1, और एक होता है हमारा Q3 प्लस 1.5 Q3 minus Q1. You can simply say that Q1 minus 1.5 IQR और Q3 plus 1.5 IQR. Alright. So इसमें हम अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालें, सो Q1 होगा हमारा इधर से 9, ठीक है, और Q3 होगा हमारा इधर से 20। तो इसमें बस वैल्यू पुट करनी है, सो दैट इज 9 माइनस 1.5, 20 माइनस 9 इज इक्वल्स टू, सो 9 माइनस 16.5 हो जाएगा ये, ठीक है। 16.5 हुआ तो ये आ गया हमारे पास माइनस 7.5। अब ये हो गया, अब ये लगाएंगे 20 प्लस 1.5 इंटू 11, सो दैट इज 36.5, ठीक है। तो हमारा जो केस बन रहा है वो क्या होना चाहिए कि हमारा -7.5 से अगर बाहर कोई नंबर है तो वो हमारा आउटलायर होगा, और 36.5 के बाद जो भी नंबर है वो हमारे आउटलायर होंगे। तो हमारे पास नंबर क्या है, 8, 9, 12, 20, 40। तो -7.5 तो बहुत दूर है, तो इधर कोई आउटलायर नहीं है, बट इधर है, इधर हमारा क्या है 40, सो आउटलायर is equals to 40. All right. Now the question is, an analyst did a survey to know whether literacy rate affects voting rate among adults in villages. He collected the data from a village and the results are tabulated in table question 1. So आपके पास ये टेबल है। So of all the literate adults, 25% didn't participate in voting. Yes, it's correct. A option is correct, क्योंकि यहाँ 25% ने तो वोट ही नहीं करा, नो की कैटेगरी में, राइट। ऑफ ऑल द illiterate adults, 72.75 participants in voting. Yes, if all row relative frequency are similar within each column, that implies that all column relative will be equal to each rows. This is correct, this is correct, this is correct. इसने कहा है कि अगर हमारी जो रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें कॉलम रिलेटिव सिमिलैरिटीज आई, तो हमारा जो कॉमन रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज होता है वो हमारे किसके सिमिलर होगी, हर एक रो के। सो इफ सो
ये वाइस वर्सा लिखा है जो कि गलत है. सो देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन लिटरेसी एंड voting participation. Yes, there is an association between literacy and voting participation. No. So the correct answer are A, B, C and E. E. All right. So this was the question. Now, an analyst want to analyze the salary of employees in different organization in a city. To analyze this, he has selected an organization and the data of salaries is tabulated as shown in table 1. Based on the data above, answer the given questions. Based on the data collected from an organization, an analyst made a statement that the average salary of an employee is 50,000 rupees 50,000 rupees in different organization in the city. The given statement of the analyst is based on which kind of statistical analysis? So it will be inferential as हमें क्या मिल रहा है, हमें सैंपल मिल रहा है, हम सैंपल से फिर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, राइट. हमें कोई चीज डिस्क्राइब नहीं कर रखी, हम एक छोटे से सैंपल से प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैलरी in 1000 rupees? Enter the answer correct to 2 decimal points. So आपका जो x है वो कितना है, 80, 60, 50, 60, 50, राइट. और हमारा जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो क्या होता है, वो होता है x1 माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस एक्स मीन होल क्यूब अप टू जितने भी है, मतलब x6 माइनस एक्स मीन का स्क्वायर अंडर रूट. अब सैंपल है तो स्मॉल n माइनस 1 होगा, ठीक है. अब हम इन वैल्यूज को देख लेंगे. इसका जो x मीन आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, 80 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 60, राइट. तो ये कितना हो जाएगा, 300 बाई 5, तो ये हो जाएगा हमारा 60, ठीक है. अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो 80 माइनस 60 होल स्क्वायर प्लस 60 माइनस 60 होल स्क्वायर प्लस 50 माइनस 60 होल स्क्वायर प्लस 50 माइनस 60 होल स्क्वायर प्लस 60 माइनस 60 होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 1, ठीक है. ये कैंसिल हो गया हमारा, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 20 का स्क्वायर प्लस 10 का माइनस 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन 4 होल अंडर रूट, राइट. तो ये कितना हो गया हमारे पास, 400 प्लस 100 प्लस 100 अपॉन 4. सो ये हो जाएगा हमारा 600 अपॉन 4. सो दिस विल बी इक्वल टू 150 का रूट, सो दैट इज 12.24, ठीक है. आपका जो आंसर लाया करना चाहिए वो कितने में करना चाहिए, 12.22 to 12.28. all right. Now we have to tell that which statement is true, is or are true. So sample is the subset of the population. I told you this in the very first lecture, right? So this is sample, this is population. So first point is correct.
Numerical variables can have all the properties of ordinal and nominal scales of measurement. True. Descriptive measures like mean, mode, and median, all of them can be used to summarize the categorical variable. No. The correlation coefficient measures the strength of the linear association between two numerical variables, which was the last lecture, that was association between two variables. So the answer correct are A, B, and D. All right. Now, if a categorical variable is measured on an ordinal scale, so which type of the following measures are statistical measures are appropriate? So mean नहीं आ सकता, मीडियन आ सकता है, मोड आ सकता है, वेरिएंस नहीं आ सकता. सो द आंसर आर बी एंड सी. Alright. Now, you have given the bar chart represent the t-shirt size worn by the members of a sports club. Which of the following options is the best way to represent the data? जब हम आपका ग्राफ बनाते हैं तो हम यहाँ पूरा असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं, राइट? 0, 10, 20 and so on. So 0, 10, 20 and so on. Similarly इधर भी होगा, इधर साइजेस हैं तो क्या होगा, पहले स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज. ओके, ये सीरीज होनी चाहिए. तो देखो इधर लार्ज पहले आ रहा है, फिर मीडियम आ रहा है, फिर स्मॉल, फिर एक्स्ट्रा लार्ज. गलत. ठीक है, इधर आ रहा है स्मॉल, आ रहा है मीडियम, आ रहा है, बट ये दोनों गलत हो गए, तो ये भी गलत. स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज. और एक है यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल. ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ये वाला. नाउ figure Q1 shows the sale distributed of the number of bottles of different types of sports drink in a shop on a particular day. So, median of the data will be either Mountain Dew or Mirinda. No. The data is bimodal. Yes. Mode is not defined for the given data. No. Mode is not defined for the given data. No. Alright. Sorry, yes. Now, here also you have to tell the right statement. So the first statement is structured data doesn't follow a predefined format, whereas unstructured data does. But ये उल्टा लिख दिया तो ये गलत है. Recording of data over time comes under क्रॉस सेक्शनल डेटा. नो. अभी आपको बताया ये किस में आता है, हमारा टाइम सीरीज डेटा में, राइट? Time in minutes taken by a student to reach from his home is a continuous variable. Yes. Comments on YouTube comes under the unstructured data. Yes. क्योंकि वो डिफाइन नहीं होते. आपको कोई जैसे 2 वीक्स पहले किसी ने रिप्लाई करा है, 3 days पहले रिप्लाई करा है, तो ऐसे आपके स्ट्रक्चर्ड नहीं रहते. Now here are the 3 statements. So election symbols is a categorical variable. Election symbol has a nominal scale of measurement. Yes. ठीक है, categorical में nominal scale आता है. Number of votes received by a candidate is a continuous variable. No. So the correct answer is C. Okay. Now here also you have to find the correct statement. So descriptive statistics is concerned with the drawing of conclusions from the sample data. ये गलत है. मैंने अभी बताया कि इन्फरेंशियल में हमें सैम्पल चाहिए होता है, और जो डिस्क्रिप्टिव होती है उसमें हमारा क्या चलता है, डिस्क्राइब
समराइज ये सब, ठीक है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स doesn't require a sample data. इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में मेन चीज ही हमारी सैम्पल डेटा होती है, ऑलराइट, एंड ऑल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, यस। So this was the question. So these were the questions, sorry, these were the PYQs. So hope you enjoyed the lecture. So see you in the next video. Thank you guys.